इक्वेशन को हम लोग को बदलना है, एक एक करके पकड़ते हैं, एक एक करके बदलते हैं, देखते हैं क्या रूप लेता है यहाँ पे। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल CDE, नाउ लेट्स टेक दिस। इन ट्राइंगल CDE cos फाइव पकड़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ पर जबरदस्त इस्तेमाल होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो बेसिक था हम लोगों का, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेस, एंगल चेंज कर देने से कैसे सब बदलता है, इसको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना। यानी इन ट्राइंगल CDE cos फाइव का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos फाइव इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अगर ये एंगल हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है हाइपोटेन्यूज तो ये रहेगा, हर एक केस में 90 डिग्री का उल्टा ये रहेगा हाइपोटेन्यूज, और बेस हो जाएगा ये वाला। यानी ये जिस एंगल जिस साइड के साथ जुड़ा हुआ होता है, या तो वो हाइपोटेन्यूज होता है एक ठो, और एक ठो उसका हमेशा बेस होता है। याद रखना, एंगल जिस दोनों साइड के साथ जुड़ा होता है, उस एंगल में एक हाइपोटेन्यूज होता है और एक बेस होता है। 90 डिग्री छोड़ के, 90 डिग्री हमेशा कोने में छुपा हुआ रहता है, बाकी जो दो एंगल रहता है उसमें एक हाइपोटेन्यूज और एक बेस। तो यहाँ पे हम लोग ये एंगल पकड़े हैं, तो ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। तो ये कॉस का मतलब क्या हो जाता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी CD बाय CE। अब CD को CD ही लिखेंगे, CE का लेंथ है DL, तो इसको DL लिख देंगे। अब इसमें भी बड़ा बकवास लग रहा है, CD क्या करेंगे हम लोग, एक्चुअल सिचुएशन में CD कहाँ खोज के ले आएंगे हम लोग, तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा। चलो उसको पहले चेंज करते हैं। तो उसके लिए हम लोग पैरेलल लिखते हैं। इसके लिए हम लोग पकड़ लेंगे ये वाला ट्राइंगल, यानी इन ट्राइंगल CPD हम लोग को एक एंशिएंट फॉर्मूला याद है जो ह्यूमन सिविलाइजेशन से पहले इस्तेमाल होता था। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। बहुत पहले तुम लोगों ने देखा होगा इसको, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब इमेजिन करो कि ये सेंटर है और ये एक सर्कल का छोटा सा हिस्सा है, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, और एंगल क्या हो जाएगा इसका, d फाई हो जाएगा। तो d फाई इज द एंगल विच इज इक्वल टू आर्क कौन सा हो जाएगा, CD। तो CD और रेडियस का हो जाएगा r। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे, CD इज इक्वल टू r d फाई, और इसी के वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। इसमें पुट कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, cos फाइव इज इक्वल टू r d फाइव बाई dl। dl को ऊपर कर देंगे तो हम लोग को dl को सब्सटीट्यूट करने के लिए एक बहुत बढ़िया उपाय मिल गया, r d फाइव बाई cos फाइव। नाउ अब हम लोग इसी को लिखते हैं और इसमें से मदद लेते हैं, पुट कर देते हैं आइडियल का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I, dl के बदले हो जाएगा r d फाइव साइन थीटा बाई r स्क्वायर cos फाइव। ये r से ये r कट जाएगा, एंड फाइनली दिस विल बिकम म्यू नॉट बाई 4 पाई I d फाइव साइन थीटा बाई r cos फाइव। स्टिल हम लोगों को प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुआ है, साइन थीटा तो अभी भी पकड़ा हुआ है हमारे पास। जब तक ये डी थीटा में बदल जाता तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, लेकिन ये डी फाई है तो कॉस फाई तो वेरिएशन होना मानता है, बट साइन थीटा वेरिएशन हो रहा है, क्या करेंगे इसको। तो चलो अब उसको भी उठाते हैं, देखो उसको अब कैसे वहां पे हटाएंगे हम लोग। तो इसके लिए हम लोग दूसरा एंगल पकड़ते हैं, दूसरा ये पकड़ते हैं, ट्राइंगल पकड़ते हैं, इन ट्राइंगल PFC। चलो ये ट्राइंगल हम लोग पकड़ते हैं, इन ट्राइंगल PFC, इन ट्राइंगल
एफ सी। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से, ठीक जैसे उसमें ट्रिग्नोमेट्री हम लोग इस्तेमाल किए थे, यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही पकड़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल पी एफ सी कॉस फाई के वैल्यू निकालो। कॉस फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉस फाई यानी ये रहा फाई, एक हाइपोटेन्यूज होगा, दिख रहा है साफ साफ ये हाइपोटेन्यूज है, एक बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस। तो बेस हो गया हम लोग का यहाँ पे कैपिटल R बाई स्मॉल r, ये हो गया कॉस फाई का वैल्यू। यहाँ पे सिंपल सी चीज है, आराम से यहाँ पे निकल के आ गया। और यहीं से हम लोग एक स्टेप और कर देते हैं, r का वैल्यू निकाल देते हैं। कैपिटल R इज इक्वल टू R कॉस फाई, चिपक गया, इसको अलग करने दो, R कॉस फाई। तो R कॉस फाई के बदले तो यहाँ पे कैपिटल R डाल देंगे हम, ठीक है। इसी ट्रायंगल में एक और चीज देखो, बड़ा ही मजेदार चीज दिएगा, जो लोग ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग है वो लोग को मजेदार नहीं लगेगा। यहीं पे अगर हम लोग साइन थीटा निकाले तो क्या हो जाएगा? यहीं पे इसी ट्रायंगल में साइन थीटा, याद रखना साइन फाई नहीं बोले, साइन थीटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा यानी अब ये एंगल है, तो इसी एंगल के साथ एक होता है हाइपोटेन्यूज, तो एक होता है बेस, तो अब ये हो जाएगा बेस। साइन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, यानी अगेन इसके साथ भी हो जाएगा r बाई r। साइन थीटा भी यही है, कॉस फाई भी यही है, तो हम यहां से दोनों को इंप्लाई करके ये कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट cos phi is equal to sin theta। तो अब ये दोनों रिजल्ट्स को लेते हैं और ये वाला रिजल्ट लेते हैं और फाइनली एक इक्वेशन बनाते हैं। चलो, यानी ये रिजल्ट ले लिए, ये रिजल्ट ले लिए और ये रिजल्ट ले लेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉस फाई के बदले, साइन थीटा के बदले कॉस फाई लिख देंगे हम लोग, तो आई कॉस फाई डी फाई। लेकिन नीचे कॉस फाई है तो ये कटने का डर रहेगा, इसीलिए आर कॉस फाई को कैपिटल आर में लिख देंगे, तो ये हो गया कैपिटल आर। अब हमारा यही चीज को हम लोग पलट दिए एक दूसरे इक्वेशन में, जहां पे जो चीज वेरी हो रहा है, जिस चीज को इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, डी फाई को इंटीग्रेशन करेंगे, वही चीज वेरी हो रहा है, कॉस फाई ही वेरी हो रहा है। यहाँ पे कॉस फाई यानी फाई वेरी हो रहा है, फाई वेरी हो रहा है यानी आइडियल। पहले हम लोग का आइडियल साइन थीटा आइडियल ही तो बदल रहा था, यहाँ पे आइडियल होगा, यहाँ आइडियल होगा, यहाँ आइडियल होगा, हर पॉइंट पे आइडियल रहेगा। तो हम लोग आइडियल को और साइन थीटा को चेंज करके एक शब्द बता दिए हैं फाई। यहाँ पे आइडियल होगा तो इसका फाई अलग होगा, यहाँ पे आइडियल होगा तो इसका फाई अलग होगा, यहाँ पे आइडियल होगा तो इसका फाई अलग होगा। कहीं भी आइडियल रख दो तो उसका फाई जो है, ये फाई है, ये फाई ठो अलग होते रहेगा उसका। तब हम लोग आइडियल चेंज कर रहे हैं यानी फाई चेंज कर रहे हैं, और हमारा इंटीग्रेशन भी फाई पे ही लगेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको इंटीग्रेट बड़े आराम से कर सकते हैं। तो चलो इंटीग्रेशन करते हैं और पूरे लेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इसको भी निकालते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड, इसको अगर इंटीग्रेट कर दिए, दिस विल गिव अस द नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको साइड करते हैं, जो कांस्टेंट नहीं है वही इंटीग्रेट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज कांस्टेंट क्वांटिटी। R कितनी दूरी पर पॉइंट रखा गया है, एक केस अगर पकड़ लेंगे तो वहां पे R तो कांस्टेंट रहेगा ही, तो I बाई R वैरी जो होगा वो है cos फाई डी फाई, ये वैरी होगा। अब cos फाई नहीं वैरी होगा, एक्चुअली में वैरी होगा फाई, और फाई के वैरी होने से cos फाई भी वैरी होगा।
तो फाई का वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम क्या हो सकता है? तो मिनिमम -φ2 से मैक्सिमम φ1 तक जा सकता है। यानी एक पॉइंट यहाँ ले लिए हम लोग, आइडियल यहाँ ले लिए, तो इसका वैल्यू जो होता है फाई वो -φ2 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ ले लिए तो ये φ1 के बराबर हो जाएगा। यानी -φ2 से φ1 तक ये फाई वैरी कर सकता है। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पुट कर देते हैं, -φ2 से φ1। इसका इंटीग्रेशन क्या दे देगा हम लोगों को? दिस गिव्स मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू μ0 बाई 4 पाई I बाई R cos फाई का इंटीग्रेशन होता है sin फाई, तो ये हो जाएगा sin फाई। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करते हैं हम लोग, -φ2, स्टेप जंप नहीं करेंगे, यहां पे हो जाएगा b इज इक्वल टू μ0 बाई 4 पाई I बाई R, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट मीन्स sin φ1 माइनस साइन ऑफ -φ2। साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री में है, ये भी हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था। साइन ऑफ माइनस, अब ये मत समझना कि यहाँ पे थीटा है तो इस थीटा की बात कर रहे हैं। यहाँ पे थीटा का मतलब सिंपल एक एंगल है, ये थीटा से इसमें थीटा की कोई बात नहीं है। यहाँ पे थीटा से ये थीटा नहीं जोड़ रहे हैं, ये बस एक एंगल है। तो साइन ऑफ माइनस अल्फा पकड़ लेते हैं, थीटा से बहुत महारथी लोग हैं जो लोग जोड़ देंगे यहाँ से। तो साइन ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा, ये हम लोगों का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या, ये हम लोगों को बेसिक चीजें मालूम है। तो साइन ऑफ -φ/2 क्या हो जाएगा? माइनस साइन φ/2, और पहले से यहाँ एक माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। तो फाइनली हमारा जो फॉर्मूला बन के आएगा वो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू μ0 बाई 4 पाई I बाई R और मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2। दिस इज आवर मेन फॉर्मूला। एकदम बड़े मेहनत से ये फॉर्मूला मिला है हम लोगों को, तो इसको बहुत अच्छे से समझना किस तरीके से कहाँ से क्या डेरिवेशन हो क्या है। ये अभी भी यहाँ पे कंप्लीटेड नहीं है, केसेस है यहाँ पे कुछ कुछ, तो केस हम लोग बनाते हैं, मिटाएंगे नहीं हम, क्योंकि तुम लोग को ये लिखना पड़ सकता है, हम जगह खोज रहे हैं। ये एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे लिख देते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये जगह में हम लिखते हैं। केस 1, केस 1 हो जाएगा जब ये पॉइंट काफी करीब हो जाएगा इस वायर का, मतलब R इज वेरी स्मॉल, R बहुत छोटा हो गया, ये तार के काफी करीब आ गया ये पॉइंट, यानी यहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो जरा इसको समझो अच्छे से। जब ये पॉइंट यहां पर था तो ऊपर से एक एंगल बना रहा था, नीचे से भी एक एंगल बना रहा था। जब ये पॉइंट करीब आ रहा है, यहां पे अगर रख दिए तो ये एंगल अब क्या हो गया, और बढ़ गया कि नहीं? पहले इतना स्लोप था, अब इतना आ गया। तो नीचे से जब मेजर करोगे, नीचे से जब मेजर करोगे, ये मान लो ये रहा, यहां से इसकी दूरी अगर मापते हैं तो ये एंगल आया। यही पॉइंट अगर करीब कर लिए तो अगर ये एंगल देखेंगे तो जाहिर सी बात है इससे बड़ा है, और करीब कर लिए तो ये देख रहा है और बड़ा हो रहा है। ये बहुत ही करीब आ जाए तो ऐसा लग रहा है ना कि ये 90 डिग्री के करीब आ गया है। यानी ये जब बहुत ही करीब आए, ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट सट गया है उस तार के साथ, सटेगा नहीं लेकिन ऑलमोस्ट सट गया है, तब हम लोग बोल देंगे कि ये जो φ1 है और ये जो नेगेटिव φ2 है, यानी कि φ2 और φ1 दोनों ही 90 डिग्री के करीब पहुंच जाता है। ये एकदम करीब आ जाए तो एकदम सीधा एंगल बनता है और यहाँ से भी सीधा एंगल बनता है, यानी कि दोनों ही एंगल 90 डिग्री होता है। तो केस ये बनेगा व्हेन P
इज टू क्लोज टू वायर, वायर तो वहां भी लिख सकते हैं वायर, देन दैट केस phi1 is equal to phi2 is equal to 90 डिग्री। अब यही फॉर्मूला को यहां पे जब पुट करेंगे तो sin 90 प्लस sin 90, sin 91 होता है, जीरो मत पुट कर देना, sin 91 होता है, sin 90 भी यहाँ 1 होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी ये फॉर्मूला हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/r। अब यहाँ पे कह सकते हो कि 2 से 4 को काट दें, बट फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर म्यू नॉट बाई 4 पाई लिखोगे तो इसके बदले 10⁻⁻7 एक बार में पुट कर सकते हो, लेकिन अगर काट दिए तो 4 पाई डाल देना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेट होगा थोड़ा मैथमेटिक्स, और ज़्यादा कुछ नहीं, रख ही सकते हो, काट ही सकते हो, तुम्हारी मर्जी। केस 2 हो जाएगा when P is very close to one of the end, किसी भी एंड की तरफ अगर ये क्लोज कर दे, बहुत करीब रख दे तो क्या होगा, तो जरा इसको समझो। मान लो ये एक पॉइंट है, इस वायर है और पॉइंट यहां पर है। पहली बात, अगर इसको यहां, ये एंगल दिख रहा है यहाँ पे, साफ साफ पता रखना ये एंगल है यहाँ पे, जैसे ही इसको ऊपर रखते हैं तो ये एंगल 0 हो जाता है। कैसे 0 होता है जरा इसको समझना। मान लो ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया पॉइंट, और ये एंगल बन रहा है इसके साथ, ये एंगल बन रहा है। पहले हम इसको एक्स एक्सिस में मूव कर रहे थे पॉइंट को, अब पॉइंट को वाई एक्सिस में मूव कर रहे हैं, यानी अब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, आर उतना का उतना ही रहा, तो ये देखो एंगल छोटा हो गया कि नहीं, और यहाँ पे ले आए तो अब अगर यहाँ पे रखते हैं और ये एक एंगल बनाते, ये देखो एंगल तो और छोटा हो गया। तो एकदम ये वाले पॉइंट, ये वाले एंड का सीध में अगर इसको खड़ा कर दें तो यहाँ से जो एंगल बनता है ये तो 0 डिग्री ही बनेगा, और इस पॉइंट को आप एक्स एक्सिस में घसका देंगे यहाँ पे, तो θ1 तो 0 हो जाएगा, θ1 या θ2 कोई भी एक, क्योंकि कोई भी एक एंड में ही रह सकता है, तो कोई भी एक एंगल 0 डिग्री होगा। दूसरा एंगल हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि जब ये 2 क्लोज रहता है, यानी ये जब यहाँ पे रहेगा तो दूसरा एंड तो ये था, ये देखो दूसरा एंड बढ़ रहा है कि नहीं, ये एंगल तो बढ़ते जा रहा है, ये एंगल बढ़ते जा रहा है, ये एंगल बढ़ते जा रहा है, और ये जितना भी करीब आ रहा है ये और बढ़ते जाएगा, यहाँ पे आएगा तो ये भी और बढ़ते जाएगा, और यहाँ पे आएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स एक एंगल 0 डिग्री होगा और दूसरा एंगल 90 डिग्री होगा। ये दिमाग में इमेजिन करो, ये काफ़ी ईजी है, उतना भी हार्ड नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करके। ये अगर वायर रहा, यहाँ पे अगर एक पॉइंट है तो ये एंगल 0 डिग्री और ये एंगल यहाँ से ऑलमोस्ट 90 डिग्री कहलाएगा, सिंपल सी बात है। तो यही वाला पुट करते हैं। केस 2, when P is too close to one end, तो क्या होगा, तो इसके लिए B इज इक्वल टू, एक 0 हो जाएगा तो sin 0 0, और एक हो जाएगा sin 91, यानी 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज आएगा। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I/r। ये हो गया हम लोगों का दूसरा केस। तो पूरा यहाँ पे हमारा कहानी खत्म होता है। अगर यही इनफाइनाइट लेंथ का होता तो चीजें काफी आसान हो जाती। इनफाइनाइट लेंथ का केस भी हम लोग कर ही सकते हैं। इनफाइनाइट अगर करने की कोशिश करोगे तो ये इनफाइनाइट केस कहलाएगा। कैसे इनफाइनाइट केस कहलाएगा, सीधा सीधा बात है यहाँ पे, अगर ये वाला लाइन भी ऊपर उठते चला जाए, मान लो ये वाला पॉइंट अगर यहाँ हो जाए तो ये एंगल तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं, और ऊपर करोगे तो θ1 क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। तो इसको इमेजिन करो कि ये एकदम इन्फिनिटी में चला गया, एकदम इन्फिनिटी में चला गया, तो वहां से जब एंगल बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बनेगा। यानी ये θ1 तो है और 90 डिग्री का रूप ले लेगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी में चला गया है पूरा। तो ये उसको, ये इतना दूर जाकर उससे मिलेगा कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा। θ1 भी 90 डिग्री हो जाएगा, θ2 भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी में चला जाएगा, θ2 भी 90 डिग्री हो जाएगा। यानी ये जो केस दिख रहा है ना, when point P1 is too close to the wire,
इसी केस को हम लोग दूसरे नाम से भी कह सकते हैं कि व्हेन वायर इज infinitely long, when wire is infinitely long, तो भी यही वाला होगा। तो ये सारे केसेस हैं। पूरा झंझट हम लोग का इसलिए हुआ था बिकॉज ये एक फाइनाइट लेंथ का वायर था। अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का होता तो फटाक से हम लोग को तुरंत निकल के जाता, इजी प्रोसेस रहता, बट इनफाइनाइट है तो हम लोग को ये फॉर्मूला पसंद नहीं था। हम लोगों ने एक दूसरे फॉर्मूला का रूप लिया, वो फॉर्मूला यहाँ पे आया, ये रहा वो फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को लाने में क्या क्या हम लोग को काम करना पड़ा, क्या लॉजिक लगाना पड़ा, वो ये रहा। एक बार ये फॉर्मूला मिल जाए तब इसको इंटीग्रेट करने लायक सिचुएशन बदल के और इंटीग्रेट कर दिया तो फाइनल फॉर्मूला आया। 2-3 हिस्से हैं इस पूरे डेरिवेशन का, वो डेरिवेशन याद रखना अच्छे से। पहला हिस्सा होता है कि एक ऐसा सिस्टम बनाना जिससे कि इसको पिन पॉइंट लोकेशन दिया जा सके, पिन पॉइंट लोकेशन दे दिया गया। दूसरा हिस्सा है कि ये जो डीएल है इसको मैग्नीफाई करके बहुत अच्छे से इसको समझना। एक बार इसको डाल दिए, तीसरे हिस्से में आते हैं ये इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करना ताकि हम लोग इसको इंटीग्रेट किया जा सके। तो इंटीग्रेट करने के लिए पहले हिस्से, डेरिवेशन के पहले हिस्से में फॉर्मूले को चेंज करने का हिसाब किताब है, और डेरिवेशन के दूसरे हिस्से में जो फॉर्मूला चेंज हो गया है उसको इंटीग्रेशन मार देते हैं और स्पेशल केसेस निकाल देते हैं। देखने में काफ़ी सिंपल है, एक बार समझ जाओ तो सिंपल ही लगेगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो क्या क्या डाउट है वो हमको बताओ, क्या है अभी क्लियर कर देंगे। तो ये रहा तुम्हारा